हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th उर्दू के 2023 में जो पेपर हुआ है उस पेपर को हल करने वाले हैं। ये पेपर हल करना इसलिए जरूरी है, इससे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ में पेपर को हल कैसे करेंगे, एग्जाम में सवालात के जवाब कैसे लिखने हैं, स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ओएमआर शीट में फिल करना होता है, उनके आंसर्स, इन सभी चीजों के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहली चीज देखें, यहाँ पे हिस्से अलिफ यानी पार्ट ए में हिदायत दी गई है। सवाल नंबर 1 से 20 हिस्सा अलिफ के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुंदजिल सवालात में हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं। इनमें से सही मुतबादिल चुनें और उन्हें ओएमआर शीट में लिखें। स्टार्टिंग के 20 सवालात के जवाब आपको ओएमआर शीट में फिल करने होंगे। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, कैसे फिल करना होगा उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिए कि ओएमआर शीट कैसे फिल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। मुंतज़ा वाला शेर किस शायर का है। पहला ऑप्शन देखिए मौलाना हाली है पहले ऑप्शन में, दूसरे में फानी है, तीसरे में इकबाल है और चौथे ऑप्शन में फैज है। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, यानी ये शेर जो है किसका है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। हाली के बारे में कुछ चीजें आप सबको मालूम होनी चाहिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपकी कुछ अहम तसनीफात, उनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें याद रखेंगे हयात जावेद। हयात जावेद एक सवानह तसनीफ है। ऐसे ही हयात सादी, हयात सादी के साथ साथ में यादगारे गालिब, यादगारे गालिब, और इसी के साथ साथ में मुकद्दमा शेर व शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी भी आपकी बहुत अहम किताब है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फानी है, तो फानी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो फानी के बारे में याद रखेंगे 1879 में 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल के बारे में याद रखेंगे 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए फैज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो फैज की पैदाइश कब हुई है, 1911 ईस्वी में सियालकोट में पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अबरू ने मुझे ने निगह यार ने यारो, बेरुतबा किया तेग को खंजर को सिना को, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने है तजनीस, दूसरे में है तजाद, तीसरे में लफ व नशर और चौथे ऑप्शन में हुस्ने तालील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लफ व नशर। लफ व नशर के माना क्या होते हैं आप समझ लीजिएगा। लफ के लुग़वी माना होते हैं लपेटने के और नशर के माना होते हैं फैलाने के। यानी अगर शायर पहले मिसरे में कुछ चीजें मुख्तसरन बयान कर दे, इख्तिसार के साथ में बयान कर दे और दूसरे मिसरे में उन चीजों की वजाहत कर दे, तो उसे सनाते लफ़ो नशर कहते हैं। अब आप ये समझिएगा सनाते तजनीस किसे कहते हैं। सनाते तजनीस का मतलब होता है कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और इमला यानी लिखने में तो एक जैसे हों लेकिन माना के एतबार से अलग हो। जैसे एक मिसरा है, आलम में आज यारो है बेबसी का आलम। तो आलम में आज यारो, तो पहले आलम का मतलब क्या है, दुनिया। पहले आलम का मतलब क्या है, दुनिया। यानी क्या कहा, आलम में है आज यारो बेबसी का आलम। तो दूसरे आलम का मतलब क्या है, हालत या कैफियत। दूसरे आलम का मतलब क्या, हालत या कैफियत।
अब आलम जो लफ्ज है इसमें देखेंगे दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे कौन सी सनत होगी, सनत तजनीस। तजाद को सनत तबाक भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, इसका नाम है। यानी दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के जिद हो, जैसे मरना और जीना। हुस्न तालील का मतलब होता है किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, यानी किसी चीज का वो सबब बयान करना जो उसका सबब ना हो। जैसे एक शेर है, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो वो है हुस्न तालील। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, फानी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है अली सिकंदर, दूसरे में है शौकत अली, तीसरे में है अब्दुल सलाम और चौथे ऑप्शन में फजलुल हसन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत अली। फानी का नाम क्या है, शौकत अली। जिगर का नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाता कि जिगर का पूरा नाम क्या है, तो जवाब होता अली सिकंदर। जिगर का पूरा नाम क्या है, तो जवाब क्या हो जाएगा, अली सिकंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मिर्जा नौशाह किसका लक़ब था। पहले ऑप्शन में है दाग दहलवी, दूसरे में है ज़ौक़, तीसरे में है गालिब और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। गालिब की पैदाइश कब हुई है, तो याद रखेंगे 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, काफिया किसे कहते हैं। पहले ऑप्शन में शेर के पहले मिसरा का पहला लफ्ज काफिया कहलाता है, दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, या फिर वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, या फिर रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज क्या होता है, काफिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतला किसे कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को मतला कहते हैं, क्या यह सही होगा। नज्म के पहले शेर को कहते हैं, गजल के पहले शेर को कहते हैं, नज्म के आखिरी शेर को कहते हैं। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा आपका बैतुल गजल। नोट कर लीजिएगा, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को कहते हैं बैतुल गजल या फिर शाह बैत, या क्या कहते हैं, शाह बैत कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस आम तौर पर इस्तेमाल करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्ता। तो इसे भी याद रखेंगे, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लफ्ज शीशा की जमा क्या है। पहला ऑप्शन है अशाश, दूसरे में शीशे, तीसरे में शीशियां और चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शीशे। आप याद रखेंगे एग्जाम में आपसे वाहिद से जमा या फिर जमा से बनने वाले अल्फाज भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे अल्फाज, जैसे फर्ज की जमा क्या हो जाएगी, फराइज, किताब की जमा क्या हो जाएगी, कुतुब। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे आपसे जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मुहावरा 100 सुनार की एक लोहार की क्या माना है। पहले ऑप्शन में देखिए दिया गया सख्त जवाब देना, दूसरा ऑप्शन है किसी को एक बार आजमाना, तीसरा ऑप्शन है साफ बात करना और चौथे ऑप्शन में गाफिल नुकसान में रहता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सख्त जवाब देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, उमराव जान अदा का ताल्लुक किस तरह की फिजा से है। पहले ऑप्शन में उमराए लखनऊ, दूसरे में शरफाए लखनऊ, तीसरे में तवाइफें और चौथे ऑप्शन में नवाबीन अवध। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तवाइफें। उमराव जान अदा जो नॉवल है ये किसका नॉवल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का शाहकार नॉवल है। किसका नॉवल है ये, मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का शाहकार नॉवल है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, शहादत किस सिन्फ का जुज है। पहले ऑप्शन में देखिए कसीदा है, दूसरे में मरसिया है, तीसरे में मसनवी है और चौथे में रुबाई है। बहुत अहम क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से हल करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मरसिया। मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शहादत शामिल है। जैसे मरसिया की कुल 8 अज्जाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। तो ये कुल 8 अज्जाए तरकीबी मरसिया के, इन्हें आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है,
शोला व शबनम किसका मजमूए कलाम है? पहले ऑप्शन में आपके सामने हाली है, दूसरे में ख्वाजा मीर दर्द है, तीसरे में जोश मलिह आबादी है और चौथे ऑप्शन में असगर गोंडवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जोश मलिह आबादी। जोश मलिह आबादी बहुत अहम नाम है। आपका असल नाम है शब्बीर हसन खां, नाम नोट कर लीजिएगा। आपका असल नाम है शब्बीर हसन खां। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है रूह अदब, इसे भी आप याद रखेंगे। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? रूह अदब। आपकी खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो वो है यादों की बारात, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो वो है यादों की बारात, या आपकी आत्मकथा, हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, जरूर याद रखेंगे। चलिए, आपकी कौन सी नज्म है जो आप सबके यानी निसाब में शामिल है, आपके किताब में है, आप किसमें है? तो वो है कौन सी नज्म? आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम, इसे भी आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, इसे भी आपको देखने की जरूरत है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आशिफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? किसकी खुद नविश्त? खुद नविश्त का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा हिंदी में कहते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए पतरस बुखारी है, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी है, तीसरे में प्रेमचंद है और चौथे ऑप्शन में कृष्णचंद्र है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनकीदी जायजे किसकी किताब है? एहतशाम हुसैन की है, सरशार की है, आल अहमद सरूर की है, अब्दुल हक की है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है जिगर मुरादाबादी, दूसरे में असगर गोंडवी, तीसरे में फिराक गोरखपुरी और चौथे ऑप्शन में है फानी बदायूनी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी फानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। फानी बदायूनी को यासियात का इमाम किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौन सा इंशाइया आपके निसाब में शामिल है? तो वो है चारपाई। याद रखेंगे, चारपाई किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, उर्दू की इश्किया शायरी किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है, दूसरे में फैज है, तीसरे में फानी है और चौथे में फायज दहलवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। देखिए, फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से कई चीजें अहम, जैसे आपका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आपको मालूम होना चाहिए। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम जो कि उर्दू का मिला है वो कब मिला है? उनके किस मजमूए कलाम के लिए मिला है? साथ ही साथ में फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमूए का नाम क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और कई अहम चीजें और भी, जैसे एक चीज हम कवर करते हैं। फिराक गोरखपुरी का नाम जो है वो है रघुपति सहाय, नाम नोट कर सकते हैं आप लोग, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है? तो नोट कर लीजिएगा 1969 में इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। किसके लिए मिला है? गुले नगमा के लिए। फिराक गोरखपुरी के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो वो है मन आनम। रूप आपकी रुबाइयात का मजमूआ है, ये भी अहम है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? पहला ऑप्शन है मीर खलीक, दूसरा है मीर जमीर, तीसरा है मीर अनीस और चौथे में है मिर्जा दबीर। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर जमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का, ये शेर किस शायर का है? पहला ऑप्शन आपके सामने है फानी, दूसरा है इकबाल, तीसरा है फैज और चौथे ऑप्शन में असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मरसिया के लिए कौन सा शायर मशहूर है? मरसिया के लिए कौन सा शायर मशहूर है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए ख्वाजा मीर दर्द है, दूसरे में मीर अनीस है, तीसरे में सौदा है और चौथे ऑप्शन में जुरअत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर अनीस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रशीद अहमद सिद्दीकी का सने पैदाइश क्या है? पहला ऑप्शन है 1892 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1829, 1868। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 1892 ईस्वी। रशीद अहमद सिद्दीकी का अगर आपसे पूछा जाता सने वफात क्या है तो जवाब हो जाएगा 1977 ईस्वी, अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है जो कि मारूजी सवालात में लास्ट क्वेश्चन है, गजल का हर शेर मानवी एतबार से मुसलसल होता है, मरबूत होता है, पेचीदा होता है, जुदा गाना होता है। तो सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी जुदा गाना होता है। गजल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल होता है। चलिए, तो ये हो गए आपके मारूजी सवालात। अब इसके बाद में हिस्सा बा में देखेंगे मुख्तसर तरीन सवालात होंगे, यानी इनके जवाब एक स्लाइड में आपको देने होंगे। अब देखें, मुख्तसर तरीन सवालात के जो जवाबात होंगे ये आपको कॉपी में लिखने होंगे। अभी तक के जो सवालात थे वो आपको एमआर शीट में फिल करने थे, यानी उनके जवाबात आपको कॉपी में लिखने नहीं होंगे। अब यहां से जो क्वेश्चन है इनके जवाबात कॉपी में लिखने हैं, तो कैसे लिखना है पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 3 पार्ट है। फैज अहमद फैज का कोई एक शेर आपको लिखना है, पूछा गया है। दूसरे में कहा गया कि लफ़ व नश्र के लफ्जी माना क्या होते हैं। तीसरे में कहा गया कि राम किसकी नज्म है, राम किसकी नज्म है। इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इन तीनों के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है जी, तीनों के बारे में कैसे लिखना है, तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, हिस्सा बा, उसके बाद लिखेंगे जवाब नंबर 1। फिर आप जो है ABC करके 3 पॉइंट थे, तीनों के बारे में लिखना। पहले में क्या पूछा गया, फैज का कोई एक शेर लिखिए। देखिए फैज का एक शेर हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसके अलावा कोई दूसरा शेर भी लिख सकते हैं। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सेहर होगी। दूसरे में पूछा गया था कि लफ़ व नश्र के लफ्जी माना क्या है, तो लफ़ के लुग़वी माना लपेटने के और नश्र के लुग़वी माना फैलाने के। अगला पार्ट पूछा गया था कि राम किसकी नज्म है, तो राम जो है अल्लामा इकबाल की नज्म है। राम किसकी नज्म है, अल्लामा इकबाल की नज्म है। तो चीजें ये आपको क्लियर हो गई, यानी मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में कुछ और भी सवालात हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। इसके बाद में होंगे मुख्तसर सवालात, यानी जिनके जवाब आपको मुख्तसर देने हैं। मुंदरजिल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला देखिए पूछा गया कि नावल निगारी की तारीफ बयान कीजिए। दूसरे में कहा गया है तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, जरूरी हवालों के साथ इस शेर की तशरीह कीजिए। इसकी तशरीह आपको करनी है। तीसरे पार्ट में पूछा गया कि 5 अफसाना निगारों के नाम तहरीर कीजिए। और चौथे में मुंदरजिल मुहावरों में से 5 की माना बताते हुए जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कई सारे देखिए मुहावरे आपके सामने दिए, इनमें से 5 के सिर्फ मानी बतलाने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल भी आपको करना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे इन्हें भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके जवाब कैसे लिखेंगे आप, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए आप हेडिंग लगाएंगे जवाब नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्या है 2, जवाब नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक पार्ट का जवाब देना, तो ये लिखेंगे अंग्रेजी लफ्ज नॉवल के माना नए के हैं। नॉवल निगारी के बारे में लिखना था। नॉवल उस नस्र सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। नॉवल का फन दरअसल मुआशरती या इंफरादी जिंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फन है। नॉवल के अज्जाए तरकीबी में यानी प्लॉट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नजरिया हयात पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके आगे और भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नॉवल के कुछ अहम नॉवल निगारों के नाम, मुंशी प्रेमचंद, कुर्रतुल हैदर, इसमें चौथई, ठीक है। इनके नाम के लिए शौकत सिद्दीकी, इंतजार, उनके नाम लिख सकते हैं ताकि आप और भी आपको डिटेल हो जाए। लेकिन कम से कम ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि नॉवल कहाँ का लफ्ज है, इसकी तारीफ क्या हो सकती है, इसके अज्जाए तरकीबी क्या क्या है। चलिए अभी अगले पार्ट में कहा गया था कि अल्लामा इकबाल के शेर दिया गया है तो शाही है परवाज है काम तेरा, इसकी तशरीह आपको करनी थी जरूरी हवालों के साथ है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट तशरीह हेडिंग लगाइएगा, तशरीह
پھر آپ جو شاعر ہوگا اس شاعر کا نام لکھیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان تو شاہین پرندے کی مانند ہے اور تیرا کام فضا میں پرواز کرنا ہے، تیرے سامنے صرف یہی ایک آسمان نہیں ہے بلکہ بہت سی بلندیاں جہاں پرواز کر کے تجھے پہنچنا ہے۔ یعنی علامہ اقبال ایک طرح سے شعر میں انسان کے حوصلے کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا ہے، اسے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنی ہے، مایوسی کا شکار اسے نہیں ہونا ہے، یعنی اسے تگودو کرنی ہے، محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے رہنا جاری ہے۔ جس ایگزام کی آپ کو تیاری کر رہے ہیں، مایوس نہیں ہوں گے، تیاری جاری رکھیں گے، لاسٹ مومنٹ تک آپ تیاری کرتے رہیے گا، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا تھا کہ 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے، تو دیکھیے 5 افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہیں: پریم چند، کرشن چند، راجی سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری، عصمت چوگتائی وغیرہ۔ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے بعد اگلے پارٹ میں آپ سے کہا گیا تھا کہ کچھ آپ کو محاورے دیے گئے تھے، ان میں سے 5 کے معنی بتا لیتے، ساتھ ہی ساتھ میں ان کو جملوں میں استعمال بھی کرنا تھا، تو ان میں سے 5 ہم نے یہاں پہ دیکھیں نوٹ کر لیے ہیں۔ ایک ہے تھالی کا بیگن ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے رخ بدلنے والا، یعنی ایسا ویکتی جو کہ غیر مستقل مزاج ہو، کسی ایک کے ساتھ نہ رہتا ہو طمع یا لالچ کی وجہ سے۔ اب اس کو جملے استعمال کیسے کریں، اس کا کیا اعتبار ہو، تو تھالی کا بیگن ہے۔ اگلا ہے آپے سے باہر ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت غصہ ہونا، اس نے سلیم کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تیسرا دیکھیں آنکھ کا تارا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت عزیز ہونا، بہت پیارا ہونا، اسلم کا اکلوتا بیٹا اس کی آنکھ کا تارا ہے۔ اگلا دیکھیے باغ باغ ہونا، باغ باغ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا، جسے کہتے ہیں میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں بیٹے کی کامیابی سے موہن کا دل باغ باغ ہو گیا، یعنی موہن کا دل بہت خوش ہو گیا۔ آستین کا سانپ ہونا، یعنی چھپا ہوا دشمن، سیکرٹ اینیمی، میرا دوست ہی میرے لیے آستین کا سانپ نکلا، چھپا ہوا دشمن نکلا، میرے لیے گھاتک ثابت ہوا۔ اب اس کے بعد میں کچھ اور بھی کوشچنز یہاں پہ ہیں، انہیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اور بھی سوالات کیا کیا ہیں، انہیں ذرا ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کچھ کوشچن اور بھی آپ کو ملنے والے ہیں یہاں پہ، جیسے اگلا کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے یہ ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کی تفصیلی جواب لکھیے۔ ایک اقتباس آپ کو دیا گیا، اپنی درسی کتاب کی مندرجہ ذیل اقتباس کی آسان زبان میں تشریح کیجیے اور سیاق و سباق کا حوالہ بھی دیجیے۔ اب پہلے اقتباس کو آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں اندازہ لگائیے کہ یہ جو اقتباس ہے آپ کے نصاب میں جو مضامین شامل ہیں ان میں سے کس مضمون سے یہ لیا گیا ہے۔ جیسے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اسلام عرب میں رونما ہو کر ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا۔ ہندوستان سے عربوں کا تعلق قدیم تھا، لیکن اس میں تہذیبی لین دین برائے نام ہوا تھا۔ اصل تعلقات 10ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئے جب مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان آئے۔ اسلام ثانیوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن بہت جلد ایران، ترکستان اور وسط ایشیا میں پہنچ گیا، جہاں قدیم آریائی نسل کے لوگ آباد تھے۔ مسلمان کئی صدیوں تو زرتشت اور وسطیٰ کے ایران میں رہ کر وہاں کی تہذیبی زندگی میں ڈوب کر ہندوستان آئے۔ ایرانی مسلمانوں کی زندگی میں سامیت اور ایرانیت کی آمیزش ہو گئی تھی۔ مسلمان آریوں کی طرح یہاں آ کر آباد ہو گئے، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہندوستانیت نمایاں ہو گئی۔ عرب سے ان کا صرف ایک روحانی قسم کا تعلق باقی رہ گیا، ورنہ طرز بود و بات، طریق حکومت اور دوسری حیثیتوں سے وہ ہندوستانی زندگی میں پوری طرح شریک ہو گئے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد میں اندازہ لگتا ہے کہ احتشام حسین کا مضمون ہے ہندوستانی تہذیب کے عناصر، وہاں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ تو آپ اس کا جواب کیسے لکھیں گے ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ دیکھیں آپ جو بھی کوشچن نمبر ہوگا اس کو وہاں پہ لکھیں گے جواب، جیسے یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ لگائیں کیا، جواب نمبر 3، جواب نمبر 3 لکھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کیا کریں گے، سیاق و سباق ایک ہیڈنگ لگائیں گے۔ ایک ہیڈنگ کیا لگائیں گے، سیاق و سباق۔ سیاق و سباق میں پھر آپ کو لکھنا ہوگا کہ یہ مضمون یہ اقتباس جو ہے سید احتشام حسین کے مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں سید احتشام حسین نے ہندوستانی تہذیب و تمدن کے بارے میں، اردو زبان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ کچھ اس طرح سے آپ لکھیں گے اس کے بارے میں، یعنی سب سے پہلے یہ لکھیں گے کہ مضمون یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے، کس کا وہ مضمون ہے، اس چیز آپ کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ اقتباس مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لیا گیا ہے، اس مضمون کے مصنف سید احتشام حسین ہے۔
اس کے بعد میں تسیاق و اسباق آپ کا ہو گیا. پھر آپ لکھیں گے تشریح. تشریح لکھیں گے آپ. تشریح میں آپ دیکھیں گے ایک بات آپ دھیان رکھیں گے, اگر آپ کو پڑھ لینے کے بعد میں اگر آپ اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں تو لکھنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے تو جو اقتباس آپ کے سامنے ہے ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان لفظوں میں چینج کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تشریح. تو یہ ہو گیا آپ کا تیسرا کوشچن. اب دیکھیں چوتھے کوشچن میں کہا گیا کہ مندرجہ عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے. تو مضمون تو آپ کو اپنے آپ سے لکھنا ہوگا. مضمون میں دیکھیں دو تین باتیں, تمہید یعنی شروعات کیسے کرنی ہوں گی, مواد کیا ہوگا اور خاتمہ کیا ہوگا. ان تین پہلوؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی بھی ٹاپک پر جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے تھوڑا علم ہے, جانکاری, اس پر آپ مضمون لکھیے. اب یہاں پہ کسی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا, یہ آپ کی قابلیت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا. چلیے اس کے بعد میں دیکھیں ایک غیر درسی اقتباس, اس کا خلاصہ آپ کو اپنی زبان میں لکھنا ہوگا. پورے اقتباس کو آپ پڑھ لیجیے اور اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو آپ کو اپنے لفظوں میں لکھ دینا ہے, یا کم از کم جو مشکل الفاظ ان کو آسان لفظوں میں چینج کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایسا کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو نمبر بھی مل جاتے ہیں. چلیے اس کے بعد دیکھیں منزل ادیب یا شاعر میں سے کسی ایک کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی. کسی ایک کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے, چاہے احتشام حسین کے بارے میں لکھ دیجیے یا کرشن یا چکبس یا فانی, یعنی کسی ایک کی سوانح حیات آپ کو مرتب کرنی ہوگی. تو اس طرح سے یہ پورا پیپر آپ کا حل ہو جاتا ہے. امید ہے کہ یہ پیپر, اس کے کوشچن آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. تو آپ سبھی لوگ اس کلاس کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجیے جو کلاس 10 اردو کے لیے پریشان ہیں, اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایگزام میں کوشچن کا پیٹرن کیا ہوگا, کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, پیپر کو کیسے حل کرنا ہوگا. اگر آپ یہ شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ طرح سے مستفید ہوں گے اس سیشن کے. تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں, ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.